नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे 100 डे सीरीज़ में, जिसका आज है डे 7 और यूनिट 2 हम कर रहे हैं स्टार्ट। जो हमने कल से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। आज हम यूनिट 2 का कर रहे हैं, साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो ये यूनिट जो है सबसे बड़ा रहने वाला है और इसी यूनिट से कनेक्टेड है यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हमने यूनिट बहुत अच्छे से कर लिया है तो आगे की जो यूनिट रहने वाले हैं उसमें हमको बहुत कम टाइम लगेगा, तो इसलिए इस यूनिट को बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। पहले हम ये सवाल हल करते हैं, आदिकाल के नामकरण में सबसे पहले प्रयास किसने किया। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्या होने वाला है आप देखेंगे स्क्रीन पे। तो शुरू करने से पहले हम एक सवाल, आदिकाल के नामकरण का सबसे पहले प्रयास किसने किया और उसका आधार क्या है या क्या था। ठीक है, ज़रा सोचिए। संकेत जो है आपके पास ये है कि रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे। जवाब आपको मिलेगा। सब लोग सोचेंगे कि शुक्ल जी ने किया है, लेकिन शुक्ल जी ने नहीं किया है। आपको जवाब कुछ टाइम में मिलेगा। आज हम कवर करेंगे प्रारंभिक इतिहासकारों से लेकर हर बड़े विद्वान का काल विभाजन, आदिकाल के 9 नाम, नामकरण का पूरा सिद्धांत, आधुनिक काल की हर नामकरण की जो भी है जिसने बोला है। आप गारसा दत्तासी से लेके गणपति चंद्रगुप्त के बारे में से लेके, मतलब किसने किसने क्या क्या नामकरण दिया है उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का वीडियो जो है ये कल से ज़्यादा गहरा है, इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा। तो ग्रियर्सन जो है, इन्होंने 11 कालखंड में इसको विस्तारित किया है। ठीक है, और इनका सर्वप्रथम प्रयास था ये इस दिशा में। और 1888 ईस्वी में इन्होंने, इसमें गुण भी है और दोष भी है, दोनों हैं, हम आगे देखेंगे अभी। तो इनकी जो ग्रियर्सन ने 1888 में अपनी किताब में हिंदी साहित्य को पहली बार 11 कालखंडों में बांटा। उन्होंने पहले काल को जो है नाम दिया चारण काल। और कर्नल टार्ड की राजस्थान वाली किताब से प्रभावित होकर उन्होंने इस युग उस युग को के कवि को जो है दरबारी चारण थे, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने ये लिखा है। लेकिन ध्यान आपको देना है कि इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे मैंने बताया कि गुण भी है और दोष भी है। कुछ कालखंड तो बिल्कुल गैर साहित्यिक आधार पर बनाए गए हैं, जैसे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और कुछ जो खंड है वो सिर्फ एक कवि पर आधारित है, जैसे तुलसीदास जी या जायसी। तो पहला प्रयास होने के बावजूद भी यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं माना जाता। अब आते हैं मिश्र बंधुओं पर। 3 भाई गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, जो मिश्र बंधु विनोद नाम से 1913 से लेके 1929 के बीच किताब लाए। इन्होंने ग्रियर्सन से ज़्यादा जो है कहीं ज़्यादा व्यवस्थित विभाजन किया। 5 प्रमुख काल इन्होंने बनाए, जिसमें आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो पहले तीनों कालों को फिर से 2 उपभागों में इन्होंने बांटा है और कुल 8 उपविभाग इन्होंने बनाए हैं। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए। आरंभिक में भी पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक बना दिया। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक बना दिया। अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत बना दिया और उत्तरा अलंकृत बना दिया।
अब बात सबसे महत्वपूर्ण विद्वान की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा और हर काल को 2 नाम दिए। आदिकाल यानी वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा, और रीति काल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया। समय सीमा भी, वीरगाथा काल को 1050 से 1375, 1375 से 1700 संवत, और 1900 से लेके 1984 तक का जो है गद्य काल संवत में मांगा है इन्होंने 2 आधार दिए, प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि। प्रधान प्रवृत्ति, जिस खंड में एक विशेष प्रकार की रचनाएं अधिक मिली उसे अलग खंड माना उन्होंने, और लोक प्रसिद्धि ग्रंथों को एक प्रधान प्रवृत्ति निर्धारण का आधार बनाया गया। अगली स्लाइड पे हम आते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ने 5 कालखंडों में इन्होंने विभाजन किया है। इनकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में आई है। आदिकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटने की विशेष सूच सहित इन्होंने किया है। इन्होंने 5 चरणों में इसको विभाजित किया है: संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। संधि काल इन्होंने समय सीमा मानी है 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत तक, जिसमें सिद्धनाथ जैन साहित्य दोनों धर्मों का कैसा मिलन हुआ, अपभ्रंश और हिंदी के मिलन का काल बताया। चारण काल 1000 से लेकर 1375 संवत तक, जिसमें दरबारी जो चारण कवि थे उनके आश्रयदाता उनकी रचनाएं। अगला है भक्ति काल 1375 से 1700 तक, शुक्ल जी के भक्ति काल के समान ही है इनका। रीति काल भी जो है रीति काल को इन्होंने कला काल नाम दिया है, और आधुनिक काल जो है इन्होंने वर्तमान तक जारी है 1900 से लेके अब तक। गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक इतिहास का प्रयास किया है, तो इनकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 में आए हैं, और इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है: प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। पूर्व मध्य और उत्तर मध्य काल जो है इन्होंने एकदम शुक्ल जी जैसा ही बनाया हुआ है। अगला हम देख लेते हैं आदिकाल के नामकरण का पूरे 9 विद्वानों के जो है उन्होंने क्या सूची बनाई हुई है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने आदिकाल को चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल, राहुल सक्रेत्यान ने सिंध संबंध, महावीर द्विवेदी ने बीजवपन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, हजार प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल है वो है शुक्ल जी का और हजार प्रसाद द्विवेदी का। अब कैसे हम उनको याद करेंगे? ग्रियर्सन और वर्मा, जो ग्रियर्सन और वर्मा ने दोनों ने ही चारण काल माना है। मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो आरंभिक या प्रारंभिक काल मानते हैं। शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो वीरगाथा काल या वीरकाल मानते हैं। राहुल संकृत्यान जो है वो सिद्ध सामंत मानते हैं। तो सांकृत्यान से और सिद्ध से जो है वो आप मेल खा सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और बच्चन सिंह जो है वो बीजवपन काल मानते हैं। हजार प्रसाद द्विवेदी जो है वो आदिकाल मानते हैं। सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है प्रचलित है। रीतिकाल का नामकरण जो है वो आदिकाल की तरह ही रीतिकाल के नामकरण को भी लेके मतभेद है। जैसे मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल, रामकुमार वर्मा ने कला काल, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल या काव्य कला काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है, और राहुल सक्रेत्यान जी ने दरबारी काल कहा है। अब नामकरण का सिद्धांत कालखंडों के नाम से किस आधार पर रखे जाते हैं। काल विभाजन के बाद दूसरी बड़ी समस्या यही थी नामकरण की। इसमें क्या था? राजनीतिक आधार था, सामाजिक आधार था, व्यक्तिमूलक आधार और निर्विशेष यानी तटस्थ आधार। तो ग्रियर्सन की योजना में जो है जैसे विक्टोरिया का युग था तो इसमें शासन काल के नाम पर इन्होंने नामकरण रख दिया था। सामाजिक आधार में देखिए जैसे पुनर्जागरण काल, तो गणपति चंद्रगुप्त द्वारा जो द्विवेदी युग के लिए इन्होंने प्रयुक्त किया था, सामाजिक चेतना परिवर्तन पर आधारित था ये।
व्यक्तिमूलक आधार जो है जैसे भारतेंदु युग या प्रसाद युग, किसी केंद्रीय रचनाकार के नाम पर पूरे युग का ही नामकरण कर दिया। और तटस्थ आधार जैसे आदि कारण, जब किसी एक प्रवृत्ति को केंद्र ना माना जा सके तो सामान्य विवाद जो है वो रहित नाम चुना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं किसने किसने किस काल को क्या क्या नाम दिया। जैसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ग्रियर्सन का, मिश्रबंधु का, शुक्ल जी का, राम कुमार वर्मा का, गणपति चंद्रगुप्त का और हजार प्रसाद द्विवेदी का। तो आदिकाल का हम लोग देख चुके हैं कि इन्होंने क्या नाम दिया है। भक्ति काल में देखते हैं तो ग्रियर्सन ने धार्मिक या प्रेम काव्य काल कहा भक्ति काल को, मिश्रबंधु ने पूर्वांकलित काल कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल या भक्ति काल ही कहा, राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल, गणपति चंद्रगुप्त जी ने गणपति चंद्रगुप्त और रामचंद्र शुक्ल जी का जो है वो दोनों ने सेम माना है, पूर्व मध्य काल माना है। हजार प्रसाद द्विवेदी इसे भक्ति काल कहते हैं। रीतिकाल मिश्रबंधु जी दरबारी काल कहते हैं, अलंकित काल कहते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी है उत्तर मध्य काल या रीतिकाल कहते हैं, राम कुमार वर्मा कला काल कहते हैं, गणपति चंद्रगुप्त जो है उत्तर मध्य काल, यानी कि शुक्ल जी का और गणपति चंद्रगुप्त जी का जो है वो सेम रहता है। हजार प्रसाद द्विवेदी जो है रीतिकाल कहते हैं, और राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, हजार प्रसाद द्विवेदी तीनों ही आधुनिक काल को आधुनिक काल कहते हैं। शुक्ल जी जो है वो गद्य काल कहते हैं, और मिश्रबंधु जो है वो उसको परिवर्तन काल या वर्तमान काल कहते हैं। 1850 के बाद हर आंदोलन पे कोई ना कोई असहमति रही है। तो जैसे कि भारतेंदु काल आया, फिर द्विवेदी युग आया, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, इस तरीके से आया है। तो हर समय जो है शुक्ल जी ने भारतेंदु काल को जो है प्रथम उत्थान कहा है, और द्विवेदी युग को इन्होंने द्वितीय उत्थान कहा है, और गणपति चंद्रगुप्त जी का जो है उन्होंने इसको पुनर्जागरण काल कहा है। तो और बाकी सब जो है उन्होंने ऐसा कोई और नाम नहीं दिया है। आधुनिक काल को आधुनिक काल या जिस जो युग रहा है उसके बारे में बात हुई है। अब उसके बाद गद्य विधाओं का लेखन जो है वो का जो लेखक है वो केंद्रित जो है वो काल विभाजन। तो उपन्यास और कहानी, निबंध, आलोचना, नाटक में भी जैसे उपन्यास और कहानी विधा होती थी तो उसमें पहले प्रेमचंद से पूर्व युग, प्रेमचंद के युग और प्रेमचंद के बाद का युग उपन्यास और कहानी में इस तरीके से रहता है। नाटक और निबंध में शुक्ल का युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल जी को ही केंद्र में मानकर शुक्ल के पूर्व युग, शुक्ल युगीन युग यानी शुक्ल का काल का युग, और शुक्ल जी के बाद का आलोचना का युग। नाटक में प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर नाटक या आलोचना। उपन्यास की जो है वो धाराएं रहती थी, कहानी की भी धाराएं रहती थी। जैसे किस तरीके मनोवैज्ञानिक धारा तो जैनेन्द्र वगैरह इस में लिखते थे। प्रगतिवादी धारा जो थी यशपाल की थी। सामाजिक धारा में भगवती चरण वर्मा जी लिखते थे। आंचलिक धारा में फणीश्वर नाथ रेणु। महिला लेखक की धारा में कृष्णा सोबती, और नया उपन्यास में राजेंद्र यादव आदि। कहानी में देखें तो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, यही जो है नई कहानी के आंदोलन के आंदोलक थे। और समानांतर कहानी में कमलेश्वर थे, सचेत कहानी में महीप सिंह, सक्रिय कहानी में राकेश वत्स, कहानी जो है वो श्रीकांत वर्मा, और सहज कहानी में अमृत राय, और समकालीन कहानी में वर्तमान तक अभी तक ये जारी है। समकालीन कहानी अभी भी चल रही है। स्वतंत्रता के बाद की उपन्यास और कहानियाँ कैसे थी, तो प्रसाद के बाद वाली, तो इसमें भी आज भी यही चल रहा है अभी तक कि जैनेन्द्र, यशपाल, आलोचना व नाटक निबंध की धाराएं जो थी वो शुक्ल जी के नाम से ही चलती थी। तो शुक्लोत्तर आलोचना की धाराएं, तो इसमें स्वच्छंदतावादी समीक्षा किसने की है, ऐतिहासिक आलोचना कोई करता है, कोई प्रगतिवादी, तो प्रगतिवादी समीक्षा करने वाले थे प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा डॉक्टर देवराज और आरंभिक जो है शुरू में नगेंद्र करते थे। नई समीक्षा में लक्ष्मीकांत वर्मा, अज्ञेय और रघुवंश। अज्ञेय से ज़्यादा सब प्रश्न पूछे जाते हैं। भाववादी समीक्षा में अशोक वाजपेयी, समकालीन जो अभी भी हैं, इस तरीके का करते हैं। नाटक और निबंध की धाराएं अगर देखें तो नाटक जो है समस्या नाटक उस समय चलता आया है, जैसे प्रसाद के बाद चलने लगा है। निबंध जो है ललित निबंध व व्यंग वाले निबंध जो है उनके
जैसी वर्गीकरण रहा है। निष्कर्ष में अगर देखें, गद्य विधाओं में नामकरण अब प्राय सुसंगत हो चुका है। प्रत्येक धारा का आधार स्पष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति है, ना कि केवल सिर्फ कालक्रम। अब हम कुछ PYQs कर लेते हैं जो 2019 में आया है। कथन था, क्वेश्चन है, अपभ्रंश में जो नमूने हमें पद्यों से मिलते हैं वे उस काव्य धारा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इन्होंने ये कथन कहा है। दूसरा है क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये जो बुक है, किसकी है? पहली बात तो ये जानना आपके लिए जरूरी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और कब हुआ है ये प्रकाशित? 1992 ईस्वी में। तीसरा है आदिकाल का नामकरण जो हुआ है उसमें आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। जो ग्रियर्सन की बुक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये जो है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष और किसने लिखा है? तो आंसर आपको आना चाहिए, और मैं बता भी दे रही हूँ, फिर भी अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आप बताइए कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने सही हुए हैं। इसका आंसर है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, और 1965 ईस्वी में ये बुक आई थी। आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो हमने अभी जैसे हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले प्रयास किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। विश्वबंधु विनोद ने 3 भाग, मतलब उनका प्रथम 3 भाग जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो 1913 ईस्वी में। और चौथा जो है कब हुआ है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर इसका आंसर मैं कर दूंगी। आदिकाल को संधिकाल व चारण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। रीतिकाल को दरबारी काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। कुछ PYQs और कर लेते हैं, इसमें बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। रीतिकाल को काव्य कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल की समय सीमा सामान्यतः किस संवत तक मानी जाती है? तो सामान्यतः किस संवत तक मानी जाती है? तो संवत में अगर क्वेश्चन आएगा तो 1050 से लेकर 1375 संवत तक। अगर ईस्वी में आएगा तो आप 57 घटा के इस पे तब ईस्वी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, चारण काल हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के अनुसार प्रारंभिक काल की सीमा समय क्या है? समय सीमा क्या थी? तो 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक। अगला है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार प्रारंभिक व मध्यकाल कितने प्रकार का काव्य मिलता है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? धर्म आश्रित, राज्य आश्रित और लोक आश्रित काव्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार संधिकाल का समय सीमा क्या है? तो संवत 750 से लेकर संवत 1000 तक। और अगर ईस्वी में पूछ लेंगे तो आपको 57 माइनस करना होगा उसमें। आगे जो है, स्वयं अपने आंदोलन को क्या कहते थे जिसे आलोचकों ने प्रयोगवाद कर दिया? तो प्रयोगशील, अपने आप को ये प्रयोगशील कहते थे। द्विवेदी युग को गणपति चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया? तो पुनर्जागरण काल नाम इन्होंने दिया था। तो हम लोग जो है, अब जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कहाँ से क्या शुरुआत हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुक्ल जी कहाँ से आते हैं, सबसे ज़्यादा सटीक प्रकाशन कहाँ पे हुआ है? तो ये 4 नाम आपको बहुत ज़रूरी है। गारसा द तासी की हिस्टोरिया दे ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी, तो ये जो है प्रथम भाग इसका 1829 ईस्वी में हुआ है। प्रकाशित द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में हुआ है, और अंग्रेजी वर्णों के क्रमानुसार लिखी गई है। और हिंदी और उर्दू के लगभग इसमें 70 कवियों का संग्रह है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने कवियों का संग्रह है, तो ये पूछ सकते हैं। और ये बुक का नाम पूछ सकते हैं, और कब आया है ये ज़रूरी है। दूसरा शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सिंगर की आई है, तो कब आई है? 1883 ईस्वी में। इसमें लगभग 1000 कवियों का विवरण है। फिर उसके बाद तीसरा जो सबसे ज़रूरी है कि ग्रियर्सन की बुक का नाम, क्योंकि इन्हीं को सबसे पहले जो है वो मानते हैं कि इनका प्रयास जो था, इनके प्रयास के बाद से शुक्ल जी ने ही प्रयास किया है, और इनकी बुक से ही इनको हेल्प मिली है। तो इनकी बुक का नाम याद रखना जरूरी है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में
से प्रकाशित हुई थी। कब? 1888 ईस्वी में। फिर शुक्ल जी का तो आपको पता है, शुक्ल जी का इतिहास जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। और नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ है? काशी में। बाद में ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप ले लिया इन्होंने। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपको तो एकदम रट लेना चाहिए कि शुक्ल जी का जो वीर गाथा काल है, किन 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने शुक्ल जी ने वीर गाथा नाम दिया। तो ये इनका ग्रंथ और इनके रचनाकारों का नाम आपको एकदम से रट लेना चाहिए। आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये घुमा फिरा के ऑप्शन में या कैसे भी करके पूछते हैं। ग्रंथ का है विजयपाल रासो किसका है? नले सिंह का। हमीर रासो किसकी है? शांगरंगधर की। कुमार रासो दलपति विजय की। विजयपाल रासो विसल देव रासो किसकी है? नरपति नालय की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। जयचंद्र प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की है। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर की है। परमाल रासो किसकी है? जगनीक की। और खुसरो की पहेलियाँ किसकी है? अमीर खुसरो की। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की। कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की। और विद्यापति पदावली किसकी है? वो भी विद्यापति की। तो ये 12 ग्रंथ थे, इन्हीं के आधार पर इन्होंने शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है। अब हम देखते हैं शुक्ल जी जो इसको मानते हैं, तो हजार प्रसाद द्विवेदी जो है वो शुक्ल की आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं वो उसके हम लोग देख लेते हैं। अगर कहते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पे द्विवेदी जी के अनुसार, अगर शुक्ल जी द्वारा प्राप्त सामग्री जो है सर्वथा साहित्यिक कोटि में नहीं आती है, वो ऐसा कहते हैं। इस काल में रचित जो है धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वो बोलते हैं कि इस वक्त इस काल में धार्मिक साहित्य भी लिखे गए थे, तो उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश काव्य का बाधक कभी नहीं माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि रामचरितमानस को भक्ति काल की सामग्री से हटा दें तो भक्ति काल की शोभा ही नष्ट हो जाती है। इसी तरह से आदिकाल से अगर हम धार्मिक साहित्य को हटा दें तो नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। धार्मिक साहित्य भी आदिकाल में लिखे गए थे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे संदेश राशक स्वयंभू की परम पौमचर्यु जो रामायण है, तो हम ऐसा कहते हैं ये पौमचर्यु कैसी है? जैनों की रामायण है ये। पुष्पदंत का जो है वो 63 महापुरुष गुणांकला, इसमें जैन अपभ्रंश ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से बाहर नहीं किया जा सकता है। आदिकाल के 2 और नाम हैं जिसमें और हम बात कर रहे थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसको अपभ्रंश काल कहते हैं। और हिंदी की प्रारंभिक स्थिति जो थी अपभ्रंश भाषा के साहित्य से ही शुरू होती है, इसलिए इसको अपभ्रंश काल कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और दूसरे जो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है इसको वीरकाल कहते हैं, क्योंकि वीर रस उस वक्त प्रधान था। अब इसमें नागेंद्र जो है वो भी जो है अपने आप बोलते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन्होंने जो है उसके बाद भी इन्होंने किया है। आधुनिक काल में जो अब तक आया है, इसके बाद 5 उपकाल इन्होंने बताए हैं। पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु का युग था, तो 1857 से लेकर 1900 तक। फिर जागरण काल जो इसको हम द्विवेदी युग कहते हैं, तो 1900 से लेकर 1918 तक। छायावाद जो है 1918 से 1938 तक। प्रयोगवाद जो है प्रगति प्रयोग काल जो है 1938 से लेकर 1953 तक। और नवलेखन काल जो है 1953 से लेकर अब तक। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कारण विभाजन किया हुआ है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हिंदी का प्रथम कवि कौन था। इसमें भी अलग अलग जो है लोगों ने अलग अलग मत दिए हुए। शिव सिंह सेंगर जो है वो पुष्पदंत को मानते हैं। राहुल सक्रेतान जो है सरहपा को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त जो है शाली भट्टसूरी को मानते हैं। मिश्रबंधु जो है वो चंद्रवरदाई को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। और अमीर खुसरो जो है वो ज़्यादातर लोग अमीर खुसरो को मानते हैं। तो आज हमने ये जो है इतना बड़ा सिलेबस का हमने डे 1 कंप्लीट किया है, यूनिट 2 का। तो आज डे 7 हमारा कंप्लीट हुआ। हम डे 8 में करेंगे आदिकाल की विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ, कि आज साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कैसी थी। इस टॉपिक को हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। और जो आज मैंने पढ़ाया है इसके अलावा आपको बुक से कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको यही बस पढ़ लेना है। तो आपका नेट में एग्ज़ाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आपका एग्ज़ाम है तो उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा।